हेलो मेरे शेर शेनियो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं नवीन बरनवाल आप सभी को इलाइट गुरुकुल पर ये स्मार्टवेयर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए आज एक महत्वपूर्ण शायरी के साथ आज के क्लास में स्टार्ट करता हूं कि ऐसा वक्त लाओ अपनी जिंदगी में जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए अब अपना वक्त तुम्हारा वक्त लेंगे। अब मैं आज के क्लास से स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग वाले ने एक बैग टाइम दे दिया है, आप लोग तो परेशान हो ही गए हुए, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पैसेंस रखें। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस करें। यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा। इस समय आपको प्रीवियस ईयर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पैसेंस रखने की ज़रूरत है। धैर्य खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मजबूरी सबके साथ है कि उन्होंने एक बैग टाइम दे दिया है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पर ध्यान दें। चलिए आज का मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई, हिंदी में टाइपिंग नहीं हो पाया है। मैं यहाँ पर सब कुछ आपको हिंदी में बता दूंगा, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि पीपीटी बनने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आज का क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपको बताना है कि इसका जो रूट आएगा वो आपका इमेजिनरी होगा, मतलब अवास्तविक होगा, या डिस्टिंक्ट और रियल होगा, मतलब वास्तविक और भिन्न होगा, या इक्वल होगा और रियल होगा, और कुछ भी नहीं निकलेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम कुछ पहले थ्योरी देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कुछ कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए है, बी है और सी है, जो आपका वेरिएबल है। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ए यहाँ है, ठीक है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। जो इक्वेशन में वैल्यू दिया रहेगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे। रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे। मतलब क्या आएगा? मान लीजिए वैल्यू 2 आ गया, वैल्यू 3 आ गया, मतलब डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या आएंगे? रियल आएंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। 2 हो गया और 3 हो गया। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ से जो डी का वैल्यू निकालेंगे, अगर वो डी का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब मान लेते हैं 3 आएगा और 3 आएगा, इक्वल होगा और रियल होगा। अगर रूट्स का वैल्यू, डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, क्या आ गया? डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तो नो रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, मतलब रियल रूट्स नहीं आएगा, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा, मतलब 2i आ गया आप लोग, ठीक है, 3i आ गया, ऐसे वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये कंसेप्ट आप सब किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दिया हुआ है?
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला है, पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी क्या है, -8, बी क्या है -8 माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है 16। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू क्या आ गया 8 नहीं 64 माइनस 64। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0। मैंने क्या बोला था, डी का वैल्यू अगर 0 आ गया तो रूट्स क्या होगा, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल मतलब वास्तविक संख्या होगा और बराबर संख्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल एंड रियल। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी हम चेक करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे ही बना सकते हैं, और एक दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन है, उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ किसी दिक्कत नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 16। ठीक है, तो इस दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं इसको a मान लें, इसको c मान लें। ठीक है, तो ac का वैल्यू 1 × 16, ac का वैल्यू क्या है 1 × 16। अब 16 को हम इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब 16 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे फैक्टर ऐसे इसको डिवाइड ऐसे इसका डिवीजन करेंगे कि मुझे सब करने के बाद 8 वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो 16 को हम तोड़ते हैं। ठीक है, 16 को 2 × 8 16। ठीक है, अब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या 10 हो जाएगा। जो क्या चाहिए मुझे 8 चाहिए, इसको और तोड़ते हैं। 2 × 8। अब 4 और 4 को हम जोड़ेंगे, 2 × 2 = 4, तो 4 + 4 इक्वल टू क्या 8, और 8 मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या है 4 और 4 मेरा 2 फैक्टर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 और 4 मेरा 2 फैक्टर बना। तो कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। हम 16 और 1 को मल्टीप्लाई किए, मेरा 16 और 1 को मल्टीप्लाई करने में क्या है 16 आया। अब 16 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसका वैल्यू 8 आ जाए। तो मैंने तो 16 को डिवाइड करके क्या किए, तो 4 और 4 में टूटा। ठीक है, तो इसको कॉमन लेंगे, x माइनस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तब इसको क्या करेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 और 4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन है तो x माइनस 4 यहाँ कॉमन लेंगे x माइनस 4। ठीक है, अब x माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से x माइनस 4 बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 और यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ -4 बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। मतलब मैंने क्या निकाला था यहाँ पर, x का वैल्यू रियल एंड इक्वल। आप दोनों मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, या तो फार्मूला बेस्ड चलिए या आप फैक्टराइजेशन मेथड से चलिए, दोनों प्रोसेस इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा, ये आपको यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऑन परचेजिंग 3 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल्स फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। मतलब अगर किसी दुकानदार के पास आप जा रहे हैं तो आप 3 आर्टिकल खरीद रहे हैं, तो दुकानदार आपको 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है। मतलब आप 3 साबुन खरीदने जा रहे हैं तो 1 साबुन आपको दुकानदार फ्री में देगा। ठीक है, आपको 3 आर्टिकल आप खरीदने जा रहे हैं तो 1 आर्टिकल आपको दुकानदार फ्री में दे रहा है। मान लेते आप 3 बिस्कुट लेने गए तो दुकानदार आपको
एक बिस्कुट फ्री में दे देगा, एक बिस्कुट आपको फ्री में दे देगा। तो आपको टोटल दुकानदार कितना बिस्कुट दिया? 4 बिस्कुट दिया, ठीक है। तो आपको टोटल सामान कितना मिल गया? 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें दुकानदार क्या दिया? आपको एक बिस्कुट फ्री में दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप उसके वो 3 सामान पर आपको एक सामान फ्री दे रहा है, तो आपको कितना सामान मिल गया? 4 सामान मिल गया। और 4 सामान में कितना सामान आपको फ्री मिला? एक सामान मिला। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। और क्या पूछ रहा है? परसेंट, मतलब 4 सामान पर आपको एक सामान, 4 सामान आपने लिया है तो उसको आपको एक सामान फ्री मिला है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज में क्या करता है? 100 से गुणा करता है, तो क्या आ गया? 25%। एक लाइन का आंसर है। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दूसरा मेथड देखते हैं। अब देखिए, मान लेते कोई सामान खरीदने गए, एक वस्तु का दाम 100 रुपया है। कोई सामान खरीदने गए तो एक वस्तु का दाम क्या है? 100 रुपया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लिया? 4 सामान लिया, क्योंकि 3 सामान खरीदा, एक सामान फ्री मिला है। तो कितना सामान लिया आपने? 4 सामान लिया। तो 4 वस्तु में कितना दाम हो जाएगा? 400। कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु का क्या दाम है? 100। एक वस्तु का दाम है 100, 4 वस्तु का दाम हो गया 400। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है? 100 रुपये डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए को 100 रुपये डिस्काउंट मिला है? 400 रुपये मिला है। तो 100 बटा 400, परसेंटेज निकालना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 25%। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों मेथड यूजफुल है। जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? एक वस्तु का दाम 100 रुपया, आपको 4 वस्तु मिला, तो 4 वस्तु कब मिला? तो 400 रुपया हो गया। आपने दिया उसे कितना? 300 रुपया दिया, तो आपको 100 रुपये का फायदा हुआ। तो आपको फायदा हुआ 100 रुपया, ठीक है। कितना पर? 400 रुपये पे। तो 100/400 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो 100 से ये 100 से कटेगा, तो 4 मार्क्स में कटेगा, 4 से कटेगा 25%। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वेशन 8x + 5y + 11 = 0। सेकंड इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है 8x + 5y + 11 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? 20x - ky - 9 = 0। आपके पास दो इक्वेशन दिया है। आपके पास क्या दिया है? दो इक्वेशन दिया हुआ। 8x + 5y + 11 = 0। सेकंड इक्वेशन है 20x - ky - 9 = 0। ठीक है, आपके पास क्या है? दो इक्वेशन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप k का ऐसा वैल्यू निकालिए कि नो सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, ठीक है। k का वैल्यू निकालना है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या रखेंगे? इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने पे एक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। नो सॉल्यूशन, मुझे क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। उसके लिए इक्वेशन क्या है? ये वाली इक्वेशन है, मतलब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका इक्वेशन ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन आपका, माने क्वेश्चन में आपको पूछ दे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये वाला कंडीशन लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में दे दे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन,
तो ये वाला इक्वेशन लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, आप एग्जाम में कोई भी कंडीशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलता है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 8x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। 20x माइनस ky माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका दो इक्वेशन दिया है। ये क्या हो गया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या है? दो इक्वेशन दिया हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन को हम जो बेसिक इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8, b1 का वैल्यू क्या है? 5, c1 का वैल्यू क्या है? 11, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है? 20, b2 का वैल्यू क्या है? माइनस k, और c2 का वैल्यू क्या है? माइनस 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर कर लें। मेरा फॉर्मूला क्या है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये मेरा कंसेप्ट है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू क्या है? 8, a2 का वैल्यू क्या है? 20 इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है? 5 और b2 का वैल्यू क्या है? माइनस k। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 8 k इक्वल टू 20 इंटू 5, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 12.5। 20 है 100 को 8 से डिवाइड करें तो 12.5 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12.5 माइनस 12.5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैंने वो पूरा तीनों तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा दिया है कि अलग अलग क्वेश्चन है तो क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, ये ध्यान में आप रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? ये आपका वर्क पर क्वेश्चन है। 20 women can make a work in 10 days. How many women are required to complete the same work in 2 days? मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि 20 औरत किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करे। मतलब मान्य वाल कहीं बनाया जा रहा है, उसको 10 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो कितनी औरत उसी काम को वो 2 दिन में कंप्लीट कर देगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग MDH एक मसाला होता है, MDH मसाला तो जानते हैं, वही आपको फार्मूला है MDH। ये तो आपको सब पढ़े होंगे, MDH मसाला देखे होंगे, ठीक है। ये का फार्मूला है। M मतलब मैन, ठीक है। D मतलब डे, कितना दिन काम किया, और H मतलब आवर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आवर में दिया तो आवर यूज करते हैं, और क्वेश्चन में आवर नहीं दिया तो केवल मैन और डे दिया तो मैन और डे यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। M1 का क्या वैल्यू दिया हुआ? 20। M1 ने क्या वैल्यू दिया है? 20। कितना दिन है? 10 दिन है। M2 का क्या वैल्यू दिया है? M2 का तो वैल्यू निकालना है, ठीक है, M2, ठीक है। और D2 वैल्यू क्या दिया? 2। यहाँ से M2 क्या निकलने लगा? 100। क्या निकला? 100। मतलब उसी काम को 100 औरत 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। किसी दिक्कत नहीं। MDH मसाला सबको पता है। MDH फार्मूला है मैन, डे और आवर। चले आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा कि टाइम कम है और इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट है एग्जाम से पहले जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पर सॉल्व कर दूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए और वहाँ पर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द
थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको स्लाइड बना दिया हूँ कि कोई लिखना नहीं पड़ेगा और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। मान लेते ये तो आपका जब 2:1 जब 4 संख्या दिया रहेगा, ठीक है, अगर 4 संख्या दिया होगा ABCD, ठीक है, तो उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, 3 नंबर दिया हो, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। 4 नंबर दिया हो, 3 नंबर दिया हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। 4 नंबर दिया हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। 3 नंबर दिया हो और फर्स्ट प्रोपोर्शन करना है तो ये फॉर्मूला होगा, सेकंड प्रोपोर्शन ये होगा, थर्ड प्रोपोर्शन ये होगा। लेकिन जनरली हम लोग के एग्जाम में 4 संख्या 3 संख्या पर नहीं आता। हम लोग को जब 2 संख्या दिया हो, 2 संख्या जब दिया रहेगा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन 2 नंबर आर गिवन। जब 2 नंबर गिवन दिया हो तो फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर निकालने को पूछ दे, मतलब प्रथम अनुपात, मेन प्रोपोर्शन पूछ सकता है एग्जाम में, या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? अगर 2 संख्या एग्जाम में दिया हो, क्या दिया हो, 2 संख्या एग्जाम में दिया हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, प्रथम अनुपात निकालिए, मेन प्रोपोर्शन पूछ सकता है, मध्य अनुपात निकालिए, या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकता है, तृतीय अनुपात निकालिए। ये आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा और इसी से हर बार क्वेश्चन बदल बदल के आता है। अब आता है क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। 2 संख्या दिया हुआ 3 और 39। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ 3 और 39। अब उससे पूछ रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। पूछ सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, पूछ सकता है मेन प्रोपोर्शन निकालिए, पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। 3 तरह के क्वेश्चन इसे बन सकते हैं अगर 2 संख्या दिया हो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, मतलब तृतीय अनुपात निकालिए। इसको लिखने का क्या तरीका है, 3:39 समानुपात 39:x। क्या है, A:B समानुपात B:C। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या दिया है 3, तब इसमें क्या लिख सकते हैं 3/39 = 39/x। अब सॉल्व करते हैं, 3x = 39 × 39। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। 3 से क्या करेंगे, 39 काटेंगे, 30। अब सॉल्व करते हैं, आ गया 507। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 13 9 13 13 9 17 और 13 390। कितना आ गया, 7 5। यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5000। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, मेन प्रोपोर्शन निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, आप इसे घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 2 संख्या दिया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 2 संख्या दिया हो, ठीक है, अगर 2 संख्या दिया हो तो मीन प्रोपोर्शन क्या निकालेंगे। ठीक है, तो 2 संख्या दिया हो तो 6, 2 संख्या दिया हो x 54। आपको फॉर्मूला दिया गया है A:B B:C। कोई दिक्कत नहीं है, तो 6/x x/54। ठीक है, तो x² = 6 × 54। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा 6 × 54। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 9 6 14। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 3 × 3। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये तो ये कैलकुलेशन है, सबको कर सकता है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 6 दोनों में से, और इसमें क्या निकलेगा कॉमन 3। आंसर क्या गया 80। ये आपका आंसर हो गया। आपको 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्वेश्चन बता दिया, मेन पर बता दिया। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 26। क्या क्वेश्चन बोला है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 26 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 2। क्वेश्चन क्या बोला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 26, ए प्लस बी इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6ab। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला एक हम लोग पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये तो फार्मूला सबको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो फार्मूला सबको पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वैल्यू क्या दिया हुआ, ए प्लस बी इक्वल टू 2, किसी को दिक्कत नहीं। ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या दिया है 26, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या दिया है 26 प्लस 3ab। ए प्लस बी का क्या वैल्यू दिया है 2, ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है 2। यहाँ सॉल्व कीजिए, 8 इक्वल टू 26 इक्वल टू 6ab। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। 2 का होल क्यूब 8 इक्वल टू 26 प्लस 6ab। इसको सॉल्व कीजिए, 6ab इक्वल टू क्या आ जाएगा -18। किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ तक बहुत गर्मी लग रही है, साउंड अच्छा आने के लिए वीडियो फैन नहीं चलाना पड़ रहा है, जिससे कारण बहुत गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। हो गया क्या? क्या हो गया इसमें, क्या बन गया क्या? लाख हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 9। अगर कोई डाटा दिया हुआ है, इसका मीन दिया है 9, ठीक है, तो वैल्यू के का वैल्यू निकालना। कोई एक गिवन डाटा दिया है, उसका मीन क्या है 9 है। कोई एक गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसका मीन क्या 9 है, तो के का वैल्यू निकालना। मैंने कल भी एक पिछला वीडियो में मैंने मीन का फार्मूला आपको लिखा था। मीन इक्वल क्या था, टोटल जो डाटा है उसको ऐड करेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर। यहाँ डाटा को ऐड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर। मैंने कल पिछला वीडियो में आपको बताया था मीन का फार्मूला। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं डाटा को ऐड करता हूँ। ठीक है, डाटा को ऐड कीजिए, 11 प्लस k माइनस 2 प्लस 7 प्लस k माइनस 1 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 15 प्लस k माइनस 1 प्लस 30। ये आपका डाटा दिया है, इसको ऐड कीजिए। 11 7 11 7 18 18 16 34 34 और 36 10 46 46 5 51 10 61 61 और 13 61 और 3 64 और 10 74 11 11 7 18 18 और 16 34 34 और 2 36 10 46 46 5 51 10 61 61 और 3 64 और 74 1 2 3 4 5 11 छूटा हुआ है, ये वाला 11 छूटा हुआ है। तो टोटल क्या आ गया यहाँ पे 85। अब क्या बचा, -2 -1 -3 -4 प्लस k 2 3 k 81 प्लस 3k। ये आपका टोटल डाटा आ गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय
10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या दिया है आपका मिड 9, तो क्या आ गया 81 प्लस 3k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मैंने यहाँ डाटा लिखा, ठीक है, ये तो आपको सब कुछ खुद से ही जोड़ लीजिएगा ना, इसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 81 प्लस 3k, टोटल आ गया, टोटल कितना डाटा 10 डाटा डिवाइड बाई 10, और एक क्या आ गया आपका मीन हो गया, ये क्या आपका मीन है, मीन का वैल्यू क्या दिया 9 दिया हुआ है, तो 10 को जब 9 से करेगा तो 90 आ गया, वैल्यू सम कीजिएगा तो k इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये तो इजी है, कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। यस सर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही गेन्स 3080 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है, ठीक है, एक वस्तु पर 28% का डिस्काउंट दे रहा है। कोई दुकानदार है, किसी वस्तु का कोई वैल्यू रख दिया है, मार्क प्राइस रख दिया कि इतना हमको सामान का बेचना है, और जो मार्क प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, उस पर 28% का डिस्काउंट दे रहा है। 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। मैंने क्या बोला कि कोई दुकानदार है, मान लेते कोई एक सामान है जिसका मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया पे उस सामान का मूल्य उसने रखा 1000 रुपया, 1000 को उन्होंने 28% डिस्काउंट दिया, तो कुछ वैल्यू है जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, उतने के वो उसका सेलिंग प्राइस है, उसके बाद भी उस दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी, बाटा देने के बाद भी उसको लाभ हो रहा है 20% का, तो कितना उसको लाभ हो गया 20%, और 20% का वैल्यू क्या दिया 3080, 20% का वैल्यू क्या दिया 3080। बीस % का वैल्यू क्या दिया 3080। मैं जानता हूं कि 20%, 100% क्या होता है, कोई वस्तु का सीपी होता है, हम मान लेते हैं 20% उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी वस्तु को 20% डिस्काउंट, 100% क्या हो जाएगा उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सामान अपने में 100% होता है, तो 20% का वैल्यू जब इतना है तो कितना गुना है 5 गुना है, तो इसको भी 5 से गुना कीजिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 15400, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का वैल्यू 3080 है, तो 100% का वैल्यू 15400 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका सीपी हो गया, मतलब ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया कि उन्होंने वो सामान कितना में, दुकानदार ये सामान कितना में खरीदा था 15400 में, वो 15400 पर उसके बाद कोई सामान का वैल्यू रखा मार्क प्राइस, उस मार्क प्राइस पर 28% को डिस्काउंट दिया, तो इसमें इसको कितना फायदा हुआ है, तो सामान का वैल्यू हो गया 15400, उसको फायदा कितना हुआ 3080, फायदा कितना हो गया 3080, दोनों को जोड़िए 8 4 15 3 18, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब विक्रय मूल्य आ गया। 20% का वैल्यू 3080, तो 100% का वैल्यू 15400, ये क्या आपका वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब दुकानदार के पास, दुकानदार ने इस सामान को इतना में खरीदा है, उसके बाद सामान खरीदा है, उसको लाभ हो गया 20% का, 20% का वैल्यू क्या है 3080, ऐड कीजिएगा तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 18400। क्वेश्चन क्या बोलता है सेलिंग प्राइस, मतलब आर्टिकल का विक्रय मूल्य कितना आएगा वो क्वेश्चन पूछा था। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन है, द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद बेस डायमीटर 1.6 मीटर एंड हाइट 20 cm। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया मान लेते हैं, ठीक है, आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं एक सिलेंडर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है
ये जो एरिया होता है ना, ये वाला चक्कर, ठीक है, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसको लेटरल सरफेस एरिया। और जब टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, देख लीजिए बढ़िया से, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो ये एरिया जो चारों ओर घुमा हुआ है, ठीक है, ये एरिया जो चारों ओर घुमा हुआ है और ये एरिया दोनों का, जब ये दोनों को ऐड कर देंगे, देख लीजिए बढ़िया से, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है और उसमें आप इस एरिया को और इस एरिया को जब ऐड कर दीजिएगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया, ये एरिया जो पूरा घुमा हुआ है का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बटा टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, ये मान लेते हैं h है, ये मान लेते हैं r है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, 2 पाई RH ये वाला लेटरल सरफेस एरिया, 2 पाई R स्क्वायर, ये हो गया पाई R स्क्वायर और ये हो गया पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर। इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 पाई R यहाँ पर है, 2 पाई R यहाँ पर है, 2 पाई R यहाँ पर है, तो 2 पाई R कॉमन लेते हैं, ठीक है, या H, यहाँ 2 पाई R कॉमन लेते हैं, ठीक है, H प्लस R बचा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस R, ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, H का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 cm, 20 cm, कोई दिक्कत नहीं, H का वैल्यू 20 cm, ठीक है। ये आपका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर क्या है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर है, इसको cm में बदल जाएगा तो 160 cm, 100 से मल्टीप्लाई करें, मीटर को cm में बदल, सेंटीमीटर में बदलने के क्या करता है 100 से मल्टीप्लाई करता है, तो 160 cm, तो इसका ये क्या होगा क्या डायमीटर है, तो रेडियस का आ जाएगा 80 cm, ठीक है, तो 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20/100 1:5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ लीजिए, ये आपका सिलिंड्रिकल है, ये आपका लेटरल सरफेस है, ये मान लेते हैं ये सिलिंड्रिकल है, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको रेशियो में ऐड कर देंगे, तो 2 पाई RH लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बाई 2 पाई RH प्लस 2 पाई R टोटल सरफेस एरिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग के तरफ तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल क्या है। तो इसका तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 by v1 प्लस v2। ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा। मैं एक मान लीजिए ये v1 एक वेलोसिटी हो गया, मतलब घर से कोचिंग की तरफ जा रहा है, और v2 क्या हो गया कोचिंग से घर की तरफ आता है, तो 2 क्या वैल्यू 75 इंटू 50, 75 प्लस 50, सॉल्व कीजिए, 275 इंटू 50 बाई 125, 25 से 75, 25 से 5 से 10 इक्वल टू क्या 7। कैलकुलेशन खुद से आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो मुझे क्या करना है, मैं आपको फार्मूला बता दीजिए, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा और डाटा आपको दिया हुआ है, डाटा रखिए खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर है, ठीक है, कोई सा भी बराबर भुजा वाला रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट है, इसमें क्या बोलता है अंतःकोण, मतलब इंटीरियर एंगल, ये हो गया आपका बाह्यकोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। ये अंतःकोण और
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। क्या कि एक लाइन पे एंगल बन रहा है ना, एक लाइन पे ही एंगल बन रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 168। मान लेते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है 168। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 12। क्या मैंने बोला था दोनों का सम करने पे 180 आएगा। एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया 12। हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन है, तो इसका दो मेथड है। मैंने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगॉन का जब एक्सटीरियर एंगल निकालना रहता है तो 360/n, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसी भी पॉलीगॉन का, मान लेते हैं ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ये पॉलीगॉन है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि 360/n। n क्या नंबर ऑफ साइड, 1 2 3, 1 2 3 नंबर ऑफ साइड। अब देखिए तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया 360। हाँ, एक्सटीरियर एंगल क्या है 12 और साइड निकाला n, तो n इक्वल क्या आ जाएगा 30। किसका दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इंटीरियर एंगल 168, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 12। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या आता है 360/n। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या है 12, यहां रख दिए 360/n, n इक्वल क्या है 30। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या मतलब क्या 8 भुजा। ठीक है, ऑक्टागन का मतलब क्या होता है 8 भुजा। इसका किसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि एक्सटीरियर एंगल जब रहता है, ठीक है, तो 360/n, n क्या है नंबर ऑफ साइड। मैंने बोला कि जब एक्सटीरियर एंगल आता है तो उसका फॉर्मूला होता है 360/n। n क्या होता है नंबर ऑफ साइड। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360/n क्या है 8। सॉल्व कीजिए, 8 चौका 32, 8 5 8 चौका 32, 8 5 40। अब क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल इतना आ गया। इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 180 - 45। ताकि मैंने आपको बताया है कि इंटीरियर एंगल अंतःकोण और बाह्य कोण का जो क्या होता है 180 होता है। तो जब आपका एक्सटीरियर एंगल 45 आ गया तो इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 135। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर हो गया। किसी दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लीजिए, किसी को कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, कोई भी जब ये आपका मान लेते हैं स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका भुजा 4 है, तो ये आपका एंगल क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल क्या हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया इंटीरियर। ये एक लाइन पर है, एक लाइन पर है, तो एक्सटीरियर एंगल को जब इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूला याद करिए कि एक्सटीरियर एंगल, ये सबसे आसान फॉर्मूला है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360/n। n क्या है नंबर ऑफ साइड, n क्या है नंबर ऑफ साइड। अगर एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड दिया होगा तो निकल जाएगा। अगर इंटीरियर एंगल पूछ रहा है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, 180 में से घटा दीजिए। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है तो नंबर ऑफ साइड पूछते हैं, इनका वैल्यू निकाल लीजिए। एक फार्मूला आप याद कीजिए, इसको एक इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180। इस आप दो फार्मूला को याद रखिए, इस दो फार्मूला से आप किसी भी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दूसरे फार्मूला का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ फार्मूला है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, याद रखिएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य एंगल 360/n। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण प्लस अंतःकोण इक्वल टू क्या होता है 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालना हो तो n × n - 2 × 180। अगर नंबर ऑफ डायगोनल पूछ दे, अगर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछ दे तो उसका फॉर्मूला होता है n × n - 3/2।
नंबर डायगोनल क्या है, मतलब ये मान लीजिए स्क्वायर है, ये आपका इसमें 2 डायगोनल होता है। मान लेते हैं कोई भी फिगर बना लीजिए, कोई सा फिगर बनाइए, ठीक है, तो ये आपका डायगोनल होता है। कैसे भी ये आपका डायगोनल होता है, इसमें बहुत सारा डायगोनल बनेगा, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगला देखिए, ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, cos a, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, cos a इक्वल टू 3/√3/2 is an acute angle, then find the value of tan a minus cot a by √3 minus sec a। cos a का वैल्यू √3/2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है। ये तो सब किसी को याद होगा, ये तो कोई बड़ा चीज है नहीं। वैल्यू को पुट कीजिए इसमें, tan 30 क्या हो गया, 1/√3 माइनस cot a मतलब cot 30, अब tan का उल्टा tan का उल्टा 1/cot होता है, इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है। तो 1/3 का उल्टा क्या है, √3, यहाँ √3 दिया हुआ है, माइनस cos का वैल्यू √3/2 होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, sec, इसका मतलब क्या हो गया 2/√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, ये सबको पता है। cos का वैल्यू √3/2 दिया, उसका वैल्यू क्या है, 30 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो cos है, तो tan a का हो गया, tan 30 का वैल्यू क्या 1/√3 माइनस √3 बटा √3 माइनस 2/√3, इसको सम कीजिए, 1 माइनस 3/√3, कैलकुलेशन तो खुद ही कर लीजिएगा, √3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। कैलकुलेशन खुद से ही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई तो बड़ा चीज है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी चलना होगा क्योंकि समय कम है, जल्दी चलना होगा क्योंकि समय कम है। अब ज्यादा समय नहीं तो फिर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ 3000 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1080 एट 12% पर एनम, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3000 रुपये पे 1080 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये पे 3000 रुपये पे 1080 रुपये को प्राप्त हो रहा है। तो क्या है आपका 1080 3000 रुपये मिला है मुझे, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, क्या निकालते हैं, 1080 3000 पे कितना परसेंट है, 3000 पर कुछ परसेंट पर ही 1080 को मिला है ना, 3000 रुपये पे कुछ परसेंट पर मुझे 1080 प्राप्त हुआ। तो कितना परसेंट निकालने का यही तरीका है, ठीक है। 100 से 100 काटे, इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 36, क्या आ गया 36%, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 36% टोटल मुझे मिला, क्या मिला 36% टोटल मिला, ठीक है। मुझे 12% ब्याज के दर पर मिला है, ठीक है, और 36% मुझे टोटल वैल्यू मिला है। तो 12 कितना साल में मिला हुआ था, 3 साल में, 12 के 36, ऐसा क्या होगा 3 साल। टोटल मुझे 36% ब्याज मिला है, 1 साल का ब्याज मेरा 12% है। क्या मैं बोला, मुझे टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, 36%, ताकि 3000 पे 1080 मिला ना, तो 1080 3000 कितना परसेंट है, 36% है। इसका मतलब क्या है, मुझे 36% ब्याज मिला है, 36%, 1 साल का ब्याज 12% है, तो कितना साल में मिला होगा 36%, 3 साल में, सिंपल है। अगर इसको ऐसे नहीं समझते तो आइए फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला तो सबसे आसान है, आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो फॉर्मूला। ब्याज का SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला है जो सबको पता है। P क्या मूलधन है, R क्या रेट है, T क्या टाइम है, SI क्या ब्याज है, वैल्यू रखिए। SI क्या है, ब्याज है 10,080, P क्या है 3000, R क्या है 12%, T क्या है निकालना है बाई 100, यहाँ क्रॉस आउट कीजिए, T इक्वल टू 3 आ
ये तो सबको पता है। फार्मूला से निकाले या जो मैंने सिंपल मेथड बताया दिमाग लगाइए और यूज कीजिए, बात खत्म है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगले दिन फिर से न्यू एक सेशन लाएंगे जिसमें प्रीवियस फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब हर किसी के लिए एग्जाम का टाइम मतलब विश्वास वाला नहीं है कि इतने जल्दी एग्जाम हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप धीरे धीरे एग्जाम प्रैक्टिस करते रहें, पैसेंस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।